बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी। आज अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई शख्सियत के साथ मैं हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की शख्सियत से मुलाकात करके आपको बहुत खुशी होगी और आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि आज के हमारे मेहमान कौन हैं। तो एक खूबसूरत शायर हैं और दिल को छू लेने वाली शायरी करते हैं। उनका पहला मजमूआ जो है वो ख्वाबगाह में रेत है और ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये एक बहुत अच्छा प्यारा खूबसूरत मजमूआ है शायरी का। और दूसरा उनका मजमूआ है ख्वाब सरा के भेद। ये एक मकबूल आम किताब है शायरी की और शायर का नाम आप नीचे देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। खूबसूरत शायर, नौजवान शायर और इस खित्ते के, यूँ समझ लीजिए कि इस खित्ते के आसमान पर चमकता सूरज हैं और आज आप उनकी रोशनी से, उनकी किरणों से मुनव्वर होंगे। हम उनकी शायरी भी सुनेंगे। मेरी मुराद जनाब मुबश्शिर सईद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब। जी वालेकुम सलाम सर। सर इतना खूबसूरत नाम, मुबश्शिर भी और सईद भी, सर तो बहुत अच्छी बात है कि खुशखबरी देने वाला और बहुत प्यारा इंसान जो मुबश्शिर सईद है आज हमारे दरमियान मौजूद है। सर आपको मैं इस स्टूडियो में, इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और नाजरीन, आप यकीनन मुबश्शिर भाई के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं पहला सवाल करता हूँ और वो पहला सवाल ये है कि सर किताब से, शेर व अदब से कैसे जुड़े? ये इसका आगाज़ हुआ था मौसीकी से। अच्छा। इब्तदा में मुझे मौसीकी सुनने का शौक़ हुआ और ये पीरियड था जब मैं मैट्रिक कर रहा था। अच्छा। उसके बाद जब कॉलेज में गए, मेरा एडमिशन हुआ था एमर्सन कॉलेज में, जो आजकल एमर्सन यूनिवर्सिटी है। हाँ। वहाँ अखबार पढ़ने का शौक़ हुआ, फिर वहाँ की लाइब्रेरी से किताबें लेने का, और इसके साथ साथ शुआ और ये जो इस तरह के डाइजेस्ट हैं, ये पढ़ने का शौक़ ये एफएससी में हो गया था। अच्छा। तो जो पढ़ने की इब्तदा है, लिटरेचर या आप कह सकते हैं अखबार या कहानियाँ, वो मैट्रिक के बाद और एफएससी के दौर में हो गई थी। ये है थोड़ा सा इब्तदाइया। अच्छा, ये बताइए कि आज जो हम अपने दाएं बाएं देखते हैं जी, ऐसे लगता है किताब कहीं गुम हो गई है जी, और शेर व अदब से ताल्लुक वाजिबी सा रह गया है। जी, तो आपकी जो इब्तदा थी जी, वो शेर व अदब की तरफ, वो सफर शुरू कैसे हुआ? ये तो आपने बताया ना, जी, किताब भी थे आप। जी, जी, बिल्कुल। खुद शेर कहना कब शुरू किया? किस उम्र में पहला शेर कहा? ये कोई होगा 20-22 साल तक। अच्छा। तो मैंने शेर नहीं कहा, लेकिन मैंने किताबें पढ़ी, लिटरेचर पढ़ा। ये इब्तदा हुई यूनिवर्सिटी जाके। अच्छा। और वो भी एक सोसाइटी वहाँ पे काम करती है जिसका नाम सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर राइटर्स है, अच्छा। जो वहाँ पे तरहीम, मुकाबला जात, गज़ल के और इस तरह नज़म के और मुशायरे करवाती थी। तो कोई मुझे एक दोस्त ने बताया कि एक सोसाइटी है जो ये तरहीम मुकाबला करा रही है। उस वक्त तो तरहीम मिसरे का भी अंदाज़ा नहीं था। हाँ, नहीं था। लेकिन वो, क्योंकि मैं दोस्तों को शायरी सुनाता था, मुझे बहुत सारे शेर याद थे, मैं पढ़ता था, तो उन्होंने कहा कि आप भी इस पे कुछ लिखें और पढ़ दें। तो वो बस शायद मजाक पे कोई लिखी हुई एक गज़ल, शायद वो गज़ल भी ना हो उस वक्त। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि उस इवेंट में वहाँ जाके जो सोसाइटी के मेंबर्स थे उनसे इंटरेक्शन हुआ। फिर मैंने उस सोसाइटी के इजलासों में बाकायदा जाना शुरू किया। ये थी इब्तदा। बहुत अच्छी। वहाँ जाके वो, उसमें ये होता था कि हर हफ्ते या 15 दिन बाद वो फैसलाबाद के किसी राइटर को बुला लेते थे, या जो सोसाइटी के लोग थे उनकी किसी गज़ल का तनकीदी जायज़ा या किसी मजमून का तनकीदी जायज़ा या किसी ने कोई किताब पढ़ी है उस पर डिस्कशन होती थी। तो ये सब देख के और इस माहौल में रह के जो शायद अंदर थी चीज़ें, वो फिर इजहार तक आ गई। तो फिर मैं शेयर करना शुरू। तो आपका जो पहला शेर था, मैं वो सुनना चाहूँगा। हमारी समातों की नज़र करें, हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं। बाकायदा वो ये जो सिलसिला था जो मैंने भी आपको, ये बेकायदा सा था सिलसिला। कोई फिर भी पहला शेर दिलचस्पी। तो जो मैंने बाकायदा शायरी शुरू की वो 2006 के बाद का मामला शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी के बाद। हाँ, यूनिवर्सिटी के बाद। तो मैं फिर उसमें कुछ औज़ान के जो मामलात हैं वो कुछ देखे, या जो सीनियर लोग थे उनसे डिस्कशन की। अच्छा, इसमें हल्कर वाबिज़ों फैसलाबाद का भी काफ़ी किरदार है। हम कुछ दोस्त वहाँ जाया करते थे, वहाँ बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात, और उस जो हल्कर वाबिज़ों की मीटिंग्स में जो डिस्कशन होती थी, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी और ऑब्जॉर्व किया। फिर उसके बाद ये चीज़ें बाहर आ गई। अच्छा, शेर पहला नहीं सुनाया? शेर उस तरह से पहला नहीं याद होगा। अच्छा। अच्छा, वैसा याद नहीं है हाँ, आपको पहला शेर कौन सा, ये वो रिकॉर्ड में भी नहीं होगा शायद। रिकॉर्ड में भी नहीं होगा। ख़ातिन हज़रात, मुबश्शिर सईद भाई इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप जब बाकायदा शायर हो गए तब कोई एक शेर जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, मैं ना मकबूल हुआ हो? उस दौर में ये
एक गजल थी, उसके 2-3 शेर मैं जी आपको सुना जरूर, देता यही हूँ। चाहता हूँ। जो रंग हाय रुखे दोस्तां समझते थे, जो रंग हाय रुखे दोस्तां समझते थे। वो हम नफस भी मेरा दुख कहाँ समझते थे। वाह 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 वाह। जो रंग हाय रुखे दोस्तां समझते थे, हम्म, वो हम नफस भी मेरा दुख कहाँ समझते थे। मोहब्बतों में किनारे नहीं मिला करते, मोहब्बतों में किनारे नहीं मिला करते। मोहब्बतों में किनारे नहीं मिला करते, मगर ये डूबने वाले कहाँ समझते थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किसी का कुर्ब कयामत से कम नहीं था सईद, किसी का कुर्ब किसी का कुर्ब कयामत से कम नहीं था सईद, फकत फिराक को हम इम्तिहान समझते क्या थे। कहने सर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको खुद क्या पता चला कि मैं एक शायर हूँ? असल में ये सवाल अपने आप को डिस्कवर कैसे किया, हाँ, उसके जुमरे में आता है। जी जी। देखें, मुझे ये लगता है कि शायद मैं पैदाइशी शायर था या क्रिएटिव आदमी था। बस वो उन चीज़ों का कागज़ पे आना या इजहार पे आना, उसमें वक्त लगा, शायद माहौल मिल गया वैसा, या मैंने ज़्यादा लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया, या ज़्यादा शायरों और अदीबों से मिलना शुरू किया, तो वहाँ से फिर डिस्कवर हुआ कि मैं लिख सकता हूँ या मेरे अंदर इजहार की ताकत है। क्योंकि मुझे नहीं याद कि मुझे कोई मेहनत करना पड़ी हो चीज़ों को ज़्यादा सीखने में। लाइक औज़ान वगैरह जो थे, जो इब्तदाई चीज़ें होती हैं जिनको सीखने में शायद बहुत सारा टाइम लोग लेते हैं, वो मैंने बहुत कम अरसे में और चीज़ें पढ़ पढ़ के मेरे अंदर ना आ गई थी कि मिसरा कैसे बनाना है, या बहूर क्या होती हैं, या गज़ल क्या है, नज़म क्या है, जो इब्तदाई टाइम बहुत सारे लोग लेते हैं, वो मैंने जल्दी सीख लिया था। मुझे ऐसा मसला नहीं हुआ। तो ये अभी तक भी उसकी डिस्कवर में हूँ कि जो शायद अंदर है वो किस तरह मुकम्मल बाहर आ जाए। अच्छा अच्छा, मुबशर भाई ये बताएं कि शायर जो है, जी, शायर, अभी आपने कहा मैं एक पैदाइशी शायर हूँ, मैं महसूस मुझे करता हूँ। लगता है हाँ, मैं कोई शख्स डंडे के जोर पे भी शायर बन सकता नहीं है? सर, ये ऐसा नहीं होता कि आपने कोई मकान बनाना है और ईंटें इकट्ठी करें और सीमेंट लें और बजरी लें, ऐसा नहीं है सर। अच्छा, ये गॉड गिफ्टेड जो है ना, वो मतलब लाइक आप, मुझे ये लगता है कि सिंगर हो गए, कैलीग्राफर, पेंटर, शायर, ये इनबॉर्न होता है। इनबॉर्न, ये खुदा ने उनके अंदर एक सलाहियत रखी हुई है। बस वो आपने एक्सप्लोर करना होता है, ढूंढना होता है क्या है आपके अंदर। बस अगर वो आपने ढूंढ लिया और फिर उसके बाद उस तरफ चल पड़े तो शायद ये ब्लेसिंग है। अच्छा, शायरी भी एक स्किल है? स्किल इस शायरी की इस्लाम में आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आमद और आवुर्द का सिलसिला है। अच्छा, आमद ये है कि कोई मिसरा या कोई शेर जो है वो शायद बिना सोचे समझे, चलते फिरते उठते बैठते आप पे नाजिल हो गया, और जो है ये से हम आमद करते हैं। आवुर्द होता है कि जो चीज़ आपने लिख ली है, जो मिसरे आपने लिखे हैं, या वो जो गज़ल की फॉर्म बना है, उसको आप टेक्निकली बार बार देखते हैं। ठीक है, और ये साज़ा भी कहते हैं कि आपने जो कहा है उसको बार बार देखा जाए, ताकि जो अच्छा इसका ये है कि आपके अंदर एक तरकीब निगार होता है। अगर आप अपनी ही लिखी हुई चीज़ को उस नज़र से देखेंगे तो शायद वो बेहतर फॉर्मेट में ऑडियंस तक पहुंचे। सर, मुश्ताक यूसुफी तो ये कहते हैं कि आप अपनी तहरीर को लिख कर रख दें, जैसे आप फल को पाल लगाते हैं, उस तरह फिर वो पक जाएगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। गजल का भी यही मामला है, नज़म का भी यही मामला है। इवन जो और लिटरेचर की फॉर्म है लाइक अफसाना और ये सब चीज़ें, ये भी बार बार आपसे मेहनत मांगती हैं और टाइम मांगती हैं, और आपका जो उसमें जो एक लाइक विजदानी कैफियत हैं आप उसमें जो शामिल करते हैं, वो बार बार रीराइट करके करते हैं, और करना भी चाहिए। और मेरा भी यही प्रोसेस है, मैं चीज़ों को बार बार देखता हूँ, कोई गज़ल कह के या कुछ लिख के, और जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता तब तक मैं दोस्तों को नहीं सुनाता या कहीं शेयर नहीं करता। बड़ी बात। अच्छा सर, ये जो इस वक्त एक भीड़ चाल सी है जी, कोई ऊधम सा मचा हुआ है, जैसे एक क्लासिकल मौसीकी है और एक पॉप म्यूजिक है। जी जी। तो मैंने एक दफ़ा तारड़ साहब के घर, मुस्तनसर हसन तारड़ साहब के घर कहा था कि हमारे बचपन की जो मौसीकी थी वो सुनने लायक होती थी। जी जी। हम झूमते थे, हैं, वो दिलों को छूती थी। और आजकल की जो मौसीकी पॉप म्यूजिक है, इसकी कुछ समझ नहीं आती। तो तारड़ साहब ने कहा था वो सुनने के लिए होती थी, ये झूमने के लिए है, ये झूमने के लिए है। तो अब जो शायरी हम देख रहे हैं सर, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, या सरकार की सरपरस्ती में जो मुशायरे हो रहे हैं, वो अजीब सी शायरी नहीं हो रही? इसका कोई दूर दूर से शायरी से वास्ता नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ सर। ये जो मैं कोई 20-22 साल से लिटरेचर से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं ये
मुशायरे और मुबाहिसे और तकरीबात ये सब देख रहा हूँ। तो मैंने तो ये इस अभी तक का ये निचोड़ जो है ना वो निकाला है कि जो अदब आलिया है, जो ओरिजिनल लिटरेचर है, जो उसकी ओरिजिनल शक्ल है या फॉर्म है या फॉर्मेट है, उसको किसी ये इस तसन्नु की और ये इस भीड़ चाल की या शोर शराबे की ज़रूरत नहीं है। और ये जो फैब्रिकेटेड किस्म के जो लोग हैं और जिनको शायद मशहूर होना होता है या वो शायद शायरी इसलिए करते हैं, सो कॉल्ड शायरी, कि वो मशहूर हो जाएं, तो वो उन्होंने इस तरह का ये ड्रामा रचाया। बहुत महंगे लोग हैं, तो उनके पास वक्त नहीं है, वो 5-10 लाख रुपए लेके फिर आते हैं सर। मजहर भाई मैं आपको आधा घंटा पढ़ने के 10-10 लाख रुपए। मजहर भाई ये जो है ना ये भी कहने वाली बातें हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सिर्फ शायद वीडियो रिकॉर्डिंग में या जो है ना किसी प्लेटफॉर्म पे जो कहते हैं कि हमने इतने पैसे लेने हैं, बिल्कुल है, लेकिन वो इतने पैसे नहीं लेते। अच्छा, ये मार्केट अच्छा, उन्होंने शायद ये समझ लिया है कि जो शायर है वो भी एक किस्म का वो मार्केटिंग से ही शायद वो प्रमोट होगा या लोगों के दिलों में जाएगा। सर मुझे नहीं शकीब जलाली, मजीद अमजद साहब और खालिद अहमद साहब और इवन जो है जफर इकबाल या जिनको सलीम कौसर, और ये बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इनकी शायरी नहीं पढ़ेंगे तो आप जदीद शायरी से रूशनास नहीं हो सकते। इवन आप बाहर देख लें, इंडिया में कुमार पाशी हो गए, अच्छा शुजा खावर हो गए, असद बदायूनी हो गए, अच्छा ये सब वो लोग, इरफान सिद्दीकी हो गए। अच्छा इरफान सिद्दीकी के बारे में तो अब हर क्रिटिक कह रहा है कि जो है इरफान सिद्दीकी को पढ़े बगैर आप जो जदीद शायरी है उसके टेस्ट से या उसकी असल से नहीं वाकिफ हो सकते। तो आप चेक कर लें इरफान सिद्दीकी ने कितने मुशायरे पढ़े हैं या वो कितना जो है ना वो अपनी शायरी उठा उठा के शायर फिरता रहा है। सर ऐसा नहीं है। जो ओरिजिनल चीज़ है उसको इस तरह के ड्रामेबाजी की, इस तरह की एक्टिंग की या इस तरह की किसी भी ग्रुप की जरूरत नहीं होती। वो अपना काम करते हैं। अब भी आपके शहर में जहाँ हम बैठे हैं, मैं आपको बहुत सारे ऐसे नाम गिनवा सकता हूँ जो वाकई शायर हैं, लेकिन हम जो आम लोग हैं वो उनको नहीं जानते होंगे। अच्छा अगर नहीं भी जानते तो मसला नहीं है, वो शायर हैं और वह रहेंगे। तो वो इस तरह के किसी भी किस्म के ग्रुप में शामिल नहीं है। अच्छा इवन उनको ये भी नहीं होता कि हमें मुशायरे में बुलाया जाए, बुलाया भी जाए जाते भी नहीं है। अच्छा अब बहुत एक मैंने किसी फॉरेन ऑथर का, राइटर का पढ़ा था कि जब तक आप तन्हाई में वक्त नहीं गुजारते तब तक आपकी जो क्रिएटिव राइटिंग है वो बेहतर नहीं हो सकती। ठीक है। तो अब आप देख लीजिए जो हजूम लगा हुआ है और ये जो शोर शराबा लगा हुआ है और ये जो शहर जो है वो ड्रामेबाजी हो रही है या आप जिसको मुशायरा कह रहे हैं, तो उससे क्या 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 किस तरह की शायरी निकल रही है, नतीजा बरामद हो रहा है। अच्छा और क्या वो सबक आमोज है, अच्छा उस शायरी का इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे किस तरह का हो रहा है वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। अच्छा तो वो मुझे उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। तो सर ये सिर्फ वक्ती चीज़ें हैं, ओरिजिनल रहता है और वो देर पा होता है। अच्छा सर, हमारी जवानी जी अब हम निस्फ सदी गुजार चुके हैं सर। हमारी जवानी में ये था जैसे फिल्म के सितारे होते हैं सर, फिल्म स्टार होते हैं, जैसे खेल के मैदान के खिलाड़ी हमारे हीरो होते हैं सर। हमारी अब थोड़ा सा हम पीछे माजी में जाएं तो जो शायर थे वो भी इसी तरह के सितारे हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े शायर पैदा होना बंद हो गए क्या? सर नहीं, शायर तो अब भी हैं, लेकिन ये अब मसला ये है कि देखें सर गालिब इकबाल, मैं बताता हूँ, देखें हमारे पास अब भी अब्बास ताबिश हैं, हमारे पास अब भी शहीन अब्बास हैं, हमारे पास अब भी मुमताज अख्तर हैं, हमारे पास अब भी डॉक्टर असलम अंसारी हैं, ये लोग हैं, ठीक है। मसला ये है कि ये जो ओरिजिनल लोग हैं इन तक हम पहुंचे, ठीक है, इनके इंटरव्यूज किया जाए, इनकी शायरी रिकॉर्ड की जाए, इनकी किताबें हम खरीद के पढ़ें तो हमें जो ओरिजिनल टेस्ट है शायरी का वो आएगा। बेशक ठीक है। मसला ये कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो मोबाइल से हटेगी तो किताब की तरफ जाएगी, या जो ओरिजिनल राइटर्स हैं या ओरिजिनल पोइट्स हैं या जो नस्ल लिख रहे हैं वो आपको ये टिकटॉक और व्हाट्सएप पे नहीं मिलेंगे। उनके लिए आपको जो है वो दफ्तर किताबों के खंगालने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा वो खंगालेंगे तो आपको ओरिजिनल जो है क्लासिक्स का पता चलेगा, या या इस दौर में वो लोग जो उस क्लासिक से जुड़े हैं और उन्होंने इस ऐद को पेंट किया अपनी शायरी में, नसर में, तो वो घर बैठे तो नहीं पता चलेगा ना सर। वो किताबें खरीदने से, पढ़ने से, उन लोगों से मिलने से या उन लोगों पे जो काम है वो पढ़ने से आपको पता चलेगा। और वो एक थोड़ा मेहनत तलब काम है। हमारी अब ये जो जनरेशन है ये व्हाट्सएप टिकटॉक से बाहर या फेसबुक से बाहर आएगी तो किताबों की तरफ जाएगी। अगर ये किताब की तरफ आ जाए तो अभी भी बहुत सारा लिटरेचर है
जो इनको वाकई इनकी ज़िंदगी सिखा सकता है, वाह, इनको मुआशरत सिखा सकता है, और इनकी फ्यूचर में जो इनकी प्लानिंग है, लाइफ है, उसमें इनकी हेल्प कर सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुबशर साहब, ये बताना पसंद करेंगे कि एक वक्त था कि जब हम किसी के घर में जाते थे चल तो एक पूरा बुक शेल्फ शायरी जी। का, ये दीवान गालिब है, जी। ये दीवान फलां है, ये फलां का दीवान है। अब घरों में भी बस वो कुतुब बीनी की रिवायत और शेल्फ सजाने की रिवायत खत्म नहीं सर हुई क्या? डिक्लाइन है ना, ये Decline है। देखें, ये हमारी सोसाइटी का डिक्लाइन है। मैंने पहले भी ये बात अर्ज की है कि किताब या मैगजीन या अखबार जो है वो एक नस्ल की तरबियत करता था। अब हमारे बच्चों की उर्दू सुन लें, अखबार नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते। अच्छा, हमारा बच्चा जो है वो उसका म्यूजिक जो किस तरह का सुनता है वो चेक कर लें, वो किस तरह, उसमें किस तरह की शायरी उसको सुनाई जा रही है। तो जब हम बच्चे को ओरिजिनल चीज़ों की तरफ नहीं लेके जाएंगे, या किसी भी तालिब इल्म को जो चीज़ उसकी रहनुमाई कर सकती है उसका नहीं बताएंगे या उस राह पे नहीं लगाएंगे, तो उसने वही देखना है, सीखना है जो उसको मार्केट से मिलेगा। तो किताबों से हमारी सोसाइटी दूर हो गई है। उसका नुकसान आपने देखे, हमारा एक सोशल सिस्टम होता था कितना डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल। हमारी जो नानी है और दादी हैं वो बच्चों को कहानियां सुनाती थी, ठीक है, वो फैंटेसी एक फेज से गुजरता था बच्चा, फिर वो ख्वाब देखता था, फिर वो ख्वाब की तबीर के पीछे दौड़ता था। अब वो जो कहानियां हैं, वो जो बातें हैं, वो जो स्टोरीज हैं, वो कहीं भी नहीं है। अब उसको जरा मोबाइल की स्क्रीन पे जो कार्टून नजर आएंगे या जो कहानी नजर आएंगी उससे वो अपने ख्वाब बुनेगा, और उन ख्वाबों का हमारी ज़मीन से कोई ताल्लुक नहीं है, या उन चीज़ों का हमारी इस माहौल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उस तरह से उसकी तरबियत नहीं हो रही। और ये तो अब मुझे ये लगता है, अब तो ये हर फर्द का, मतलब मेरा भी फ़र्ज़ है, आपका भी फ़र्ज़ है, और हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को किताब की तरफ लाएं। वो अपने घर में जितनी हो सकती है किताबें रखें। लाइब्रेरी की फॉर्म वो एक न एक दिन बन जाएगी, उनकी नस्ल किताबों को देखेगी, वो किताबें पढ़ेगी, उससे सीखेगी, तो इससे वो ज़िंदगी की तरफ आएंगे। अच्छा बशीर साहब, एक सवाल यहाँ मुझे, आप बहुत शानदार गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे जहन में पैदा हुआ कि क्या आपको जो शायरी का शौक था जी, वो आबाओ अदाद से मिला या आपका ज़ाती शौक था? नहीं, ये पहले याद नहीं खानदान हो, हाँ पहले याद नहीं खानदान हो, पहले, मेरी अच्छा। इंफॉर्मेशन के मुताबिक अच्छा जो शायरी की तरफ आया, अच्छा उससे पहले कोई सिलसिला नहीं था। अच्छा, एक और बात इसी से जुड़ी हुई कि कहते हैं कि शायर वो कामयाब है जो इश्क में नाकाम है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर ये बस ये दुनिया की सो कॉल्ड बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ। देखें, शायर क्यों होता है, ये अहम सवाल है, या शायर कैसे होता है, ये अहम सवाल है। कोई भी चीज़ है जो आपको हॉन्ट कर सकती है, शेर कहने के लिए, नज़म कहने के लिए, वो खूबसूरती भी हो सकती है जिसका आपने कहा, वो मनाज़िर फितरत भी हो सकते हैं, वो आपकी सोसाइटी में होने वाली जो मिसमैनेजमेंट है वो भी हो सकती है, वो मुआशी इस्तेसाल है वो भी हो सकता है, या वो जो किताबें, जिस तरह का लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं उससे भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इश्क में नाकाम हो तो फिर आप शेर कहें, कामयाब को भी शेर कह सकते हैं। ठीक है, तो इश्क कामयाबी भी हाँ, है, कामयाब भी हो सकता हो है। सकता है। हाँ, तो अच्छा, आपकी जो अहलियाँ हैं जी, तो क्या उनका भी शरीर ज़ौक़ अच्छा है? आपकी शायरी को पढ़ती हैं, पसंद करती हैं? कोई ऐसा कोई है बस वो माहौल? सुन लेती हैं, या मेरी किताबें आई वो पढ़ी उन्होंने, वरना ऐसा कोई इतना ज्यादा मतलब शौक नहीं है उनको शायरी। मैं तो ये समझता हूँ कि शायर की जो बीवी है, ज़ौजा मुबारका है, जी, वो पहली सामे होती होगी शायद। नहीं, वो उस तरह से नहीं है। अच्छा, मेरे जो शायरी के पहले सामे हैं वो मेरे लिटरेचर के दोस्त हैं, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, और हम किताबों पे, शायरी पे और जिंदगी पे बात करते हैं, तो वो पहले सामे वो पहले सामे होता है। अच्छा, इसमें ये बताइए कि आपके बच्चों की तादाद कितनी है? मेरा एक बेटा है और 2 बेटे। 2 बेटे। क्या उनमें कोई शेरी सलाहियत, तख्लीकी सलाहियत है? वो मेरा जो बेटा है वो मैं जब बुक्स पढ़ रहा होता हूँ वो देखता है, या मैं कोई प्रोग्राम लिटरेचर का सुन रहा होता हूँ उस तरह से, या कोई मुशायरा जिसकी कोई वीडियो बनी हो वो मैं उसको दिखाता हूँ, तो वो उसको अच्छा लगता है। कुछ शेर उसको याद हो जाते हैं, कभी वो सुनाता है, वो लेकिन उसमें है, मुझे लगता है कि वो जबरदस्ती वाला मामला नहीं है, वो कुछ ना कुछ उसको अच्छा लगता है हाँ, शायरी सुन के। अच्छा मुबशर भाई, और म्यूजिक भी उसको अच्छा लग रहा होता है। मुबशर भाई, ये बताइए कि ये इतनी बड़े शुरा की फहरिस्त है, हमारे अकाबिर शुरा है, नामवर शुरा है, जी, इनकलाबी शुरा है, तो आपकी पसंद के 3 शायर कौन से हैं? सर इरफान सिद्दीकी इंडिया से हैं। इंडिया से, हाँ जी, सरवत हुसैन, सरवत, और आज के दौर में अब्बास ताबिश।
ताबिर साहब, जी, ताबिर साहब तो बहुत ज्यादा जी पसंद किए जाते बिल्कुल, हैं कोई और शक पॉपुलर शायर है सर। वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हाँ, नुमाइंदगी नुमाइंदगी करते करते हैं। मैं हैं। उनसे कई मुलाकातों में न्याज हासिल कर चुका हूँ। बस वो मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा याद, अल्लाह बड़ा प्यार करते हैं मुझसे। अच्छा, और आप इफ्तिखार आरिफ साहब ने उनके बारे में कहा था कि अब्बास ताबिर जो है वो किताब का अच्छा शायर होने के साथ साथ मुशायरे के भी अच्छे शायर बहुत हैं। अच्छा शायर, तो ये कम लोगों को ये जो है ना और इज्जत और नसीब जी होती जी, है। और उनके दुश्मन भी बहुत ज्यादा है, मुखालिफ भी बहुत ज्यादा हाँ, वो आप उस पे सोशल मीडिया पे देख रहे हो है। अच्छा मुबशर भाई, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, सर। आप बड़े बड़े संजीदा चेहरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरव्यू सर। कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, शायरी में भी ऐसे संजीदा रहते हैं? अच्छा, शायरी के मज़ामीन पे डिपेंड करता है कि आप वो किसी शायर के यहाँ क्या कैसी चीज़ें आ रही हैं। आप मेरी शायरी पढ़िएगा तो आपको अंदाज़ा होगा किस किस तरह के चीज़ें हैं। तो अब खुद मैं अगर बताना चाहूँ तो आप कह सकते हैं कि आपको शायद मनाज़िर फ़ितरत बहुत सारे नज़र आए इसमें। अच्छा, और मुल्तान में हम रहते हैं तो यहाँ पे जो एक माहौल है दरगाहों का, और वहाँ पे जो चीज़ें औलिया की रक्स सरजमीन है रक्स ये। धमाल, हाँ। दरवेश, परिंदे, कबूतर, ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। कहीं कहीं हिजर विसाल के मामलात, तो ये सब लाइक सॉर्ट ऑफ मिक्सचर। मेरा 2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि यूनिवर्सिटी में और एक किसी और जगह आप शेर पढ़ रहे थे और अच्छा। मैं भी सामीन में हाज़रीन में बैठा होता। मैंने तो ये देखा कि नौजवान नस्ल को आपकी पूरी पूरी गज़लें याद हैं और वो बड़ी दाद दे रहे थे, सर सराह रहे थे। वो अल्लाह की मेहरबानी है, ऐसा कुछ है, मुझे ऐसे दावा तो नहीं है। बस मेरा तो लाइक मैं शेर कहना चाहता हूँ, और अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने मुझे ये लाइक सॉर्ट ऑफ पावर दी है, या मेरे अंदर ये हुनर उसने रखा है कि मैं जो देखता हूँ या जो लिखना चाहता हूँ वो मैं इजहार तक ले आता हूँ। आपको गज़ल सुनाना पसंद करेंगे? जी जी, मैं जी, जरूर। इंशाअल्लाह। हालत हाल में क्या रो के सुनाऊं तुझको, हालत हाल में क्या रो के सुनाऊं तुझको, हालत हाल में क्या रो के सुनाऊं तुझको, तू नजर आए तो पलकों पे बिठाऊं तुझको। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात। कर लिया एक मोहब्बत पे गुजारा मैंने, वाह, कर लिया एक मोहब्बत पे गुजारा कर लिया एक मोहब्बत पे गुजारा मैंने, चाहता था कि मैं पूरा भी तो आऊं तुझको। क्या बात है, क्या बात है। अब मेरा इश्क धमालों से कहीं आगे है, अब मेरा इश्क धमालों से कहीं आगे है। अब जरूरी है कि मैं वजद में लाऊं तुझको। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहना चाहते। तू नहीं मानता मट्टी का धुआं हो जाना, तो अभी रक्स करूं होके दिखाऊं तुझको। क्या बात है, क्या बात है, होके दिखाऊं। तू नहीं मानता मट्टी का धुआं हो जाना, तो अभी रक्स करूं होके दिखाऊं तुझको। क्यों किसी और की आंखों का कसीदा लिखूं, क्यों किसी और की मिद्दत से जलाऊं तुझको। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उसने एक बार बड़े प्यार से बोला था सईद, उसने एक बार बड़े प्यार से बोला था सईद, मेरा दिल है कभी सीने से लगाऊं तुझको। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तू नहीं मानता मट्टी का धुआं हो जाना, तो अभी रक्स करूं होके दिखाऊं तुझको। क्या कहना चाहते। अच्छा सर, ये जो शहर है, ये जो खित्ता अर्जी है मुल्तान, औलिया कराम की सरजमीं, मुल्तान के बारे में भी कभी कोई शेर कहा आपने? मुल्तान का जिक्र आया है कुछ गजलों में। कोई वो एक शेर था उसमें, अपने रंगों में तेरा अक्स छुपाए हुए हैं, अपने रंगों में तेरा अक्स छुपाए हुए हैं, अपने रंगों में तेरा अक्स छुपाए हुए हैं, ख्वाब नींदों के दरीचों को सजाए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात। तुझको मालूम है दरवेश निगाहों वाली, तुझको मालूम है दरवेश निगाहों वाली, हम तुझे देखने मुल्तान से आए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये था, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहला जो शेर मुल्तान का सुना था वो एक गाने में सुना था। अच्छा। और वो जुनैद जमशेद की आवाज, बड़ा मशहूर गाना था, साम अली सलोनी सी मेरी महबूबा। जी, बहुत सारे शोरा ने। अच्छा सर, एक और सवाल ये है कि शायरी के अलावा आप क्या करते हैं? सर मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में एक इंतजामी होते पर काम करता हूँ, ऐसे एडिशनल कंट्रोल एग्जामिनेशंस। ये है रोजी रोटी का मामला बस। अच्छा, तो शायर होना अमीर होना तो नहीं बनता? नहीं सर, शायरी का मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मेरे ख्याल से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये तो एक बड़ी मजबूत राय है। हाँ, मुझे मैं नहीं समझता। बहुत बड़ी बात। बाकी अल्लाह ताला ने हर किसी की किस्मत में जो रिस्क लिखा है वो उसके कमाने का उसका अपना अपना तरीका है। अच्छा। वो उसमें करना चाहिए उसको। शायरी कोई वसीला मुआश तो नहीं है मेरे ख्याल से। ये तो इजहार का तरीका है सर जी। ये जो आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं या कहना चाहते हैं, ये
उस तक आपको लेके जाती है शायरी। और जिंदगी गुजारने का तरीका है। आप उससे 10 दफा पूछेंगे शायरी क्या है, शायद 10 दफा मेरा अलग जवाब हो, और आप 1000 दफा पूछेंगे तो शायद 1000 दफा अलग जवाब हो। बहुत बड़ी बात। तो शायरी तो इतनी वसी डायमेंशनल चाहिए। बहुत। अच्छा सर, ये बताइए कि आज जैसा कि आप देख रहे हैं जी कि लोग ना नसर पढ़ते हैं ना शायरी का, आप चाहते हैं कि हमारी नौजवान जी नस्ल बिल्कुल पढ़ना शेर व चाहिए, अदब से वाबस्ता हो, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर सिंपल पैगाम ये है कि आप लिटरेचर ज़रूर पढ़ें। वो शायरी हो सकती है, वो नसर में अफसाना हो सकता है, वो नावल हो सकता है, वो कहानियाँ हो सकती हैं। मैं तो कॉलम को भी लिटरेचर की फॉर्म में लेता हूँ। अच्छे जो लोग कॉलम लिख रहे हैं जिसमें वो मुल्की और गैर मुल्की हालात पे बात करते हैं, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक तो इस पढ़ने से आपकी अपनी जो एक नॉलेज गेनिंग का तरीका है वो है। दूसरा, जो लोग लिख रहे होते हैं यकीनन अल्लाह ताला ने उन पर करम किया होता है, वो कोई ना कोई अच्छी बात यकीनन वो आपको दे जाते हैं, जिससे शायद कोई एक शेर, कोई एक नज़्म, कोई एक अफसाना, कोई एक नावल जो है ना आपको ज़िंदगी का ट्रैक दे जाता है, बहुत बड़ी बात, अगर आपने वाकई उसको पढ़ा है। बेशक। तो इसलिए किताब से रिश्ता ज़रूर बनाना चाहिए, किताब खरीद के पढ़नी चाहिए, और किताब को सिर्फ शेल्फ में सजाने के लिए नहीं खरीदना चाहिए। बेशक। और अगर हमारी सोसाइटी सिर्फ ये इन 2 3 4 बातों पे अमल कर ले, तो हम जिस सॉर्ट ऑफ एक तबाही से गुजर रहे हैं, जिसमें हमारी जो यंग जनरेशन है वो अलग अलग तरह के मामलात में इन्वॉल्व है, जिसको आप सब लोग जानते हैं, शायद उससे बच जाए। ठीक है, आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ ये आज के प्रोग्राम का, कि आप 10 साल बाद जी। मुबश्शिर सईद को कहाँ दिखते हैं? फ्यूचर तो अल्लाह को पता है कि क्या है क्या नहीं। प्लानिंग, कोई गोल, कोई टारगेट, कोई शौक, बस कोई ख्वाहिश, कोई शेर आरज़ू? शेर शेर बस मैं कहता रहूँ, यही शौक है। अच्छा। और बाकी जितनी जिंदगी है उसमें किताब से जुड़ा रहूँ, और जो मुझे आता है थोड़ा बहुत वो अपने बच्चों को सिखाऊं, या जो लोग मेरे साथ अटैच होते हैं उनको मैं सिखा दूं, बता दूं, समझा दूं। अपना हिस्सा डालना चाहिए हम सबको सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप किसी को अच्छे लिटरेचर की तरफ ले जाएं और अच्छी किताबों के बारे में बता दें, और अगर वो कुछ लिखना चाहता है तो उसकी सलाह कर दें। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? बहुत बड़ी बात। ख़ातीन हज़रात, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे 2 मजमूओं के खालिक मुबश्शिर सईद साहब से। बहुत उम्दा खूबसूरत गुफ्तगू की। वो एक शायर भी नहीं थे, एक फ़लसफ़ी भी नज़र आए, वो एक जमा फ़िक्र इंसान भी नज़र आए जिनकी फ़िक्र बड़ी ताज़ा है। मैं बहुत कम ऐसे शायरों से मिला हूँ जिनकी सोच और फ़िक्र और उनके नज़रियात वाज़ेह हों। वो एक शख्स नहीं, एक इदारा है, एक अंजुमन है। मैं इनसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो वक्त निकाला और हमारा प्रोग्राम देखा, आइंदा भी आप इस तरह के प्रोग्राम देखते रहेंगे। और मुबश्शिर सईद साहब के लिए आप दुआ कीजिए कि इनका कलम रवां रहे, इनका ख्याल जमा रहे, और ये हम सब के लिए आइंदा भी अच्छी शायरी करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।